सेट 6 देने जा रहे हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होंगे या जितने भी एंट्रेंस हैं, वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद से इस सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद अपने स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसमें से सबसे लंबा वेवलेंथ किसका होता है? इसके ऑप्शंस हैं इंफ्रारेड, एक्सरेज, विजिबल लाइट एंड रेडियो वेव्स। तो आप जानते हो कि जो लाइट मतलब जो रेज़ की एक सिस्टम आप पढ़ना, सबसे पहले आप देखते हो इंफ्रारेड होता है, उसके बाद आपका विजिबल लाइट होता है, उसके बाद यूवी रेज होते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये रेज़ का एक पैटर्न जो है इसका वेवलेंथ का, वो मैंने अपने वीडियोस में आपको प्रोवाइड भी कराई हुई है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ अगर किसी का होता है तो वो होता है रेडियो वेव। इसका आंसर होगा डी, रेडियो वेव्स। अगला क्वेश्चन है आपका, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज। उपकरण जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या बदलता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक मोटर एंड इंडक्टर। तो आप जानते हो कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअली इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिक मोटर। अगला क्वेश्चन है आपका, फुल फॉर्म ऑफ CFL इज। CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, सेंट्रली फिक्स्ड लैम्प, केमिकल फ्लोरेसेंट लैम्प एंड कॉन्डेंस्ड फ्लोरेसेंट लैम्प। ये सारे अलग अलग लैम्प हैं, लेकिन जो CFL का फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। तो इसका आंसर होगा आपका 1। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन्स आर यूज्ड टू एक्सेलरेटेट। साइक्लोट्रॉन किसकी गति को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स एंड आयंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोटॉन। एक्चुअली साइक्लोट्रॉन बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज होती हैं या फिर जो भी पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आपका हाइड्रोजन आयन भी आता है और प्रोटॉन भी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका प्रोटॉन होगा। अगला क्वेश्चन है, टीयर गैस इज। आंसू गैस क्या होता है? ये इस पे बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसके जितने भी ऑप्शंस होते हैं आप प्लीज़ उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसके ऑप्शंस हैं अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमोनिया। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसमें ये दिया हुआ है कि टीयर गैस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो आप जानते हो कि नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट होता है और इसके अलावा आपका अमोनिया भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड के साथ साथ अमोनिया भी रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका अमोनिया होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज। लीस्ट डिस्टेंस मतलब कि हम सबसे नियरेस्ट कितने दूर तक देख सकते हैं। जो हमारा विजन होता है वो, जैसे भी आप आँख के सामने रखोगे कोई चीज़ तो वो कितनी दूर तक आप मैक्सिमम उसको देख सकते हो, उससे पास आने पे आप उसे क्लियरली नहीं देख सकते हो। तो इसके ऑप्शंस हैं 25, एक्चुअली ये सारे सेंटीमीटर्स में हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट्स। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन सी रेज उत्पन्न करता है? इसके ऑप्शंस हैं अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा तीनों रेज उत्पन्न करते हैं। इसमें याद रखिएगा अल्फ़ा रेज जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियाई इसको भी कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है अल्फ़ा रेज की प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में। तो याद रखिएगा हीलियम न्यूक्लियाई मतलब 4 प्रोटॉन के बराबर इसका मास होता है एंड 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर इस पर चार्ज होता है।
अगला जो बीटा रेज है, ये निगेटिव पार्टिकल या निगेटिव रेज इसको कहते हैं, और इसका चार्ज और मास दोनों ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। और गामा रेज न्यूट्रल होता है। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि पेनिट्रेशन पावर जो है वो गामा रेज का बहुत ज़्यादा होता है, और अल्फ़ा रेज का पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च लोकेटेड इन। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। एक्चुअली मतलब जनरल साइंस, जनरल जो स्टडीज़ होती हैं जीके जीएस, उसमें भी पूछा जाता है, लेकिन ये साइंस में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो तमिलनाडु में प्रेजेंट है, मतलब वहाँ है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच फ्यूल इज़ यूज्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। इंडिया में कौन से ईंधन का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं यूरेनियम 270, U500 गैसोल एंड U38। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जनरली यूरेनियम ही यूज़ किया जाता है, और वो 238। एक्चुअली ये जो भी दिया हुआ है एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर नहीं दिया हुआ है। और यूरेनियम का आप जानते हो 92, 93 माना जाता है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो 238, 234 एंड 236 होती है। ये अलग अलग उसका आइसोटोप्स होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है 238। अगला क्वेश्चन है आपका, हैवी वाटर इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट। हैवी वाटर इंडिया में कहाँ बनाया जाता है? भारत में इसका कहाँ पे प्रोडक्शन होता है? आप लोग ट्रॉम्बे सुन के कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, लेकिन ये कन्फ्यूज़न वाली नहीं है बात। ये मुंबई में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉम्बे, और इसीलिए बॉम्बे से इसको एक्चुअली ट्रॉम्बे लिया गया है। तो हैवी वाटर का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मैक्सिमम ट्रॉम्बे में ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पॉस्चराइजेशन इज़ रिलेटेड टू। पॉस्चराइजेशन किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं एस्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क, डिहाइड्रेशन ऑफ मिल्क, फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क एंड डिस्टिलेशन ऑफ मिल्क। तो पॉस्चराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मिल्क को ऑलमोस्ट 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, और फिर सडनली उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा करते हैं। इस प्रोसेस को ही पॉस्चराइजेशन कहते हैं, और ये किया जाता है एस्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपका, पीनट प्लांट इज़, मतलब पीनट प्लांट क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं हर्ब, फ्लावर, बस एंड नन ऑफ द एबव। तो एक्चुअली जो पीनट होता है वो एक हर्ब होता है। अगला क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस हैं नोड्यूल ऑफ स्टेम, नोड्यूल ऑफ रूट, लीव्स एंड ड्राइड फ्लावर। नोड्यूल ऑफ स्टेम मतलब जो भी प्लांट होते हैं उसके स्टेम के पास जो नोड्यूल्स होते हैं उन्हें हम वो मतलब नोड्यूल्स ऑफ स्टेम है। लेकिन क्लोव्स जो है वो एक्चुअली बर्ड को कहते हैं, और बर्ड को हम ड्राइड फ्लावर भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्राइड। कहीं किसी किसी जगह पे बर्ड दिया होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बर्ड में और ड्राइड फ्लावर में कोई डिफरेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड स्टेम। इसके ऑप्शंस हैं कैरेट, स्वीट पोटैटो, कोकोनट एंड पोटैटो। कैरेट आपका रूट मॉडिफिकेशन होता है, कोकोनट किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं है, ये एक तरह से फ्रूट होता है। स्वीट पोटैटो भी आपका रूट मॉडिफिकेशन होता है, इसको टैप रूट मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। आपका जो पोटैटो है वो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, मतलब स्टेम से बना होता है पोटैटो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पोटैटो। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेम। इसमें से कौन सा स्टेम होता है? इसके ऑप्शंस हैं टर्निप, जिंजर, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो। अभी मैंने आपको बताया जो कैरेट होता है और स्वीट पोटैटो होता है ये सब आपके रूट्स होते हैं। टर्निप भी रूट मॉडिफिकेशन होता है,
लेकिन जो जिंजर होता है वो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, जिंजर। अगला क्वेश्चन है आपका, रेड चिलीज आर हॉट बिकॉज दिस कॉन्टेन्स। लाल मिर्च गर्म क्यों होता है, मतलब लाल मिर्च हॉट या स्पाइसी क्यों होता है, किसके प्रेजेंस की वजह से होता है। इसमें ऑप्शंस हैं रिसिन, कैप्सिसिन, एक्रोलीन एंड कैफियोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कैप्सिसिन। एक्चुअली कैप्सिन की प्रेजेंस की वजह से ही जनरली हम मिर्च का जो नेम होता है कैप्सिकम वो डिराइव हुआ है इसी वर्ड से, और इसके प्रेजेंस की वजह से ये हॉट या फिर जो तीखापन आता है, रेड चिलीज़ बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं, वो इसी की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिल्क वर्म ग्रोज ऑन। सिल्क वर्म किस पे ग्रो होता है। इसके ऑप्शंस हैं रीठा लीव्स, फाइकस लीव्स, पीच लीव्स एंड मलबरी लीव्स। मतलब किसके पत्तों पे ये वर्म जो है वो ग्रो करता है। आप जानते हो सिल्क वर्म में 3-4 स्टेप होती हैं, उसके बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका कन्वर्ट होता है मलबरी लिप्स के ऊपर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मलबरी लिप्स। अगला क्वेश्चन है आपका, क्विनीन इज ए ड्रग फॉर ट्रीटमेंट, जो किसके इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं एड्स, मलेरिया, टाइफाइड एंड कालाजार। आपको जिन्हें भी हिंदी में प्रॉब्लम होगी, मैंने कोशिश की है पूरी तरह से कि आपको हिंदी में समझाऊं, मैं बोलती भी आपको हिंदी में ही हूँ, तो प्लीज़ मेरे वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और अगर किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें आपके क्विनीन जो है एक्चुअली ये क्लोरो ड्रग्स इसको कहा जाता है, और ये मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है। मलेरिया के इलाज के लिए क्विनीन यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्विनीन इज ऑब्टेन। क्विनीन किससे ऑब्टेन किया जाता है, कौन से चीज़ से इसको बनाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया, ईस्ट एंड एल्गा। एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया, ईस्ट एंड एल्गा। बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं आप जानते हो बैक्टीरिया तैयार किया जाता है। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं बेसिकली वो बैक्टीरिया से तैयार किए जाते हैं। एल्गी से भी बहुत सारे मेडिसिन तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बताया हुआ है कि कितने तरह के एल्गी होते हैं और वो किस किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। एगर एगर जो है वो ग्रीन, रेड। ईस्ट आप जानते हो फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है, या फिर जो अल्कोहल्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है उसमें इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जहाँ पे भी CO2 का प्रोडक्शन चाहिए होता है वहाँ पे भी ईस्ट को यूज़ किया जाता है। लेकिन जो क्विनीन है उसको ऑब्टेन किया जाता है एंजियोस्पर्म से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है आपका, पीलिंग ऑफ ओनियन कॉजेज टीयर्स एज ओनियंस रिलीज। मतलब प्याज के छीलने से ऐसी कौन सी एसिड रिलीज होती है जिसकी वजह से हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड, अमीनो एसिड एंड कार्बोलिक एसिड। इसमें जो कार्बोलिक एसिड है वो आपका इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक एसिड आप इसको कह सकते हो, ये किसी भी तरह से हार्म नहीं करता है। अमीनो एसिड आप जानते हो HNO3 काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह यूज़ किया जाता है। सल्फोनिक एसिड भी एक तरह से आपका ऑर्गेनिक एसिड ही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा सल्फेनिक एसिड। सल्फेनिक एसिड के रिलीज की वजह से ही ओनियन को जब हम छिलते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है टीयर, मतलब टीयर गैस के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और इसीलिए हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो ये आपका ओवरऑल 20 क्वेश्चन है। आप हमें अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना किया है, और किसी भी तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।